नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल के बाद, राजनैतिक उथल-पुथल के बाद अब लगता है राजनैतिक स्थिरता के दिन आ गए हैं। चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव में बीएनपी अ, जीत गई है और जो दूसरी पार्टी थी जमात, जमात जो है वो अब विपक्ष में बैठेगी और बीएनपी के हाथ में सरकार होगी। आपको बताता चलूँ कि तारिक रहमान जो बीएनपी के अध्यक्ष हैं और आपको पता होगा कि उनके पिता और उनकी माँ दोनों के हाथ में बांग्लादेश का शासन रह चुका है। उनके पिता राष्ट्रपति रह चुके हैं और उनकी माँ 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और अब उनका बेटा यानी तारिक रहमान इनके हाथों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, इनके हाथों में कमान है। देश किस ओर जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारत जो उसका पड़ोसी है, उससे ताल्लुक कैसे रहेंगे? हमारे साथ हैं कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी, हमेशा की तरह बिटवीन द लाइन्स पढ़ने वाले और पीछे की बात जो है वो जानने वाले। आज बताएँगे कि भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते अगले 1 दशक में कैसे होने वाले हैं। कमांडर साहब, आपका स्वागत है। राकेश जी, जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करने में। और ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत आज चर्चे में है ही, और इसलिए भी है कि एक तरह से काफी हद तक सरप्राइजिंग रहा है कि जमात के पास इतनी सीट नहीं है जितनी अपेक्षा थी और तारिक रहमान को इतनी सीटें आ गई। सवाल बनता है क्यों, क्या हुआ? आमतौर पे देखिए, सबको तो पता था कि बीएनपी के कितने सपोर्टर्स हैं, और जमात के पास आ गई एनसीपी, जो उनकी नेशनलिस्ट पार्टी आई थी। उन्होंने ये कहा था कि साहब, हम स्टूडेंट वाले पार्टी हैं, हम कभी किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, हम सेक्युलर हैं वगैरह वगैरह। जब शेख हसीना को उन्होंने बाहर किया था, लेकिन वो जमात के साथ मिल गए। तो एक तो वो हिस्सा था, क्योंकि जो महिलाएं थी खास करके, जो उन्होंने कहा कि जमात के जो तेवर हैं, जिसमें वो कहते हैं हम औरत को कभी मानेंगे ही नहीं, औरतों का काम ही नहीं है और उनको बुर्का में रहना है वगैरह, वो कट्टरवाद सोच जो है, तो काफी हद तक महिलाओं ने जमात की तरफ रुख अपना मोड़ लिया। दूसरा है वो 8 से 10% हिंदू और 3-4% क्रिश्चियन और दूसरे में माइनॉरिटी। इन्होंने पूरा का पूरा, उनके लिए ये जैसा हिंदुस्तान में होता है कि मुसलमान ये सोचता है कि हम एनीबडी बट बीजेपी, यहाँ पे एनीबडी बट जमात था और कोई था ही नहीं बीएनपी के अलावा। तो बीएनपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पे मिल गई। लेकिन एक आपने बहुत अहम सवाल उठाया है, भारत के साथ इसके रिश्ते कैसे रहेंगे और आगे चल के क्या होगा। देखिए, बीएनपी भले ही जीती हो, लेकिन जमात कहीं गया नहीं है। जमात तो वही कमी है। और जमात के पास स्ट्रीट पार तो है, उसके पास लोग हैं जो, हाँ, विपक्ष में है। और भाई, गुंडागर्दी में नंबर 1, स्टूडेंट्स को मूवमेंट से उनको तो एक तरह से भूखे शेर को खून लग गया है। अब वो भाई आएगा ही आएगा खाने के लिए, तो वो भी है। तो एक तरह से वो तो कहीं गए नहीं है। दूसरा, ये भी मत भूलिए कि जो आम जनता है बांग्लादेश की, वो काफी हद तक कट्टरवाद का उसने चूरन खाया हुआ है, उसको चाटा हुआ है। हिस्टोरिकली भी बांग्लादेशी मुसलमान जो है वो कट्टरवादी ज्यादा रहा है बनिस्बत किसी और के। क्योंकि आप ये देखिए, हिस्टोरिकली अगर जो पार्टी बनी थी एंटी हिंदू, वो भी तो बांग्लादेश में बनी थी। बिल्कुल। कैलकाटा फाइल्स या बंगाल फाइल्स के बारे में आपने सुना ही है, नरसंहार जो हुआ था वो भी यही हुआ था। तो ये तो है, ये एक रियलिटी है, इसके साथ हमें रहना है। दूसरा, हिस्टोरिकली बीएनपी भी एंटी इंडिया रही है, उसका एक प्लैंक एंटी इंडिया रहा है। हालांकि तारिक रहमान ने जरूर कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। वो चाहना अपनी जगह है,
करना अपनी जगह है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम, हालांकि हमने कहा है और हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा, विदेश सचिव ने भी कहा कि जो भी वहां पे सरकार में होगा हम उसके साथ काम करेंगे। हमारे पास, हमारा अब ये काम नहीं है कि सरकार में वहां कौन होगा, और ये बिल्कुल सही रवैया है। हमें उसी के साथ काम करना है जो वहां पे सरकार बनाएगा। अभी तारिक रहमान बने हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। विश्वास करते हैं कि आगे चल के एक वो बात स्टेट्समैन एक बनेंगे। बात मैं इंटरवीन करना चाहूंगा। जब तारिक रहमान आए थे विदेश से बांग्लादेश कई सालों बाद, अभी हाल में, तो जयशंकर उनसे जाकर मिले थे और जयशंकर ने प्रधानमंत्री की एक चिट्ठी, एक संदेश दिया था उनका। तो यानी करेक्ट, तैयारी पहले से थी कि मतलब अगर ये आ गए तो इनसे अच्छे रिश्ते रखने हैं। एब्सोल्युटली। ये मत भूलिएगा, प्रधानमंत्री ने जब खालिदा जिया को बीमार हुई थी सडनली, तो उन्होंने एक पत्र भी लिखा था खालिदा जिया को, और वो पत्र भेजा भी गया था, खालिदा जिया से रिस्पांस भी आया था। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ, अगर आप चाहें तो आप हिंदुस्तान आ सकती हैं, हम आपको बेहतर से बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। तो हिंदुस्तान का तो ये रवैया ही रहा है हमेशा कि हम जो भी सामने होगा उसके साथ हम डील करेंगे। हम ये डिसाइड नहीं करते कि हमारे सामने कौन आके बैठेगा, वो किसी और का काम है। हमारा विश्वास ये है कि तारिक रहमान जो है, जिस प्रॉमिस से वो आए थे, जो उन्होंने प्रोमिस किए, चाहे वो माइनॉरिटीज के लिए हो, चाहे वो बांग्लादेशी मेजोरिटी के लिए हो, और उन्होंने ये कहा था कि हम बांग्लादेश का जो सेक्युलर एस्पेक्ट है इसको हम कम नहीं होने देंगे, हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे, हम अपने नेबर्स के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध रखेंगे। ये हम विश्वास करते हैं कि वो करें, और उनके लिए हमारी तरफ से हमेशा शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी। ये बहुत लोग सवाल करते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि जिस बांग्लादेश को हमने पैदा किया, हमने आज़ाद होने में उसकी सहायता की, वहाँ पर हिंदुओं के साथ कितनी बर्बरतापूर्वक व्यवहार हो रहा है और वो किस तरह से भारत के अगेंस्ट हो रही है वहाँ की पब्लिक। लेकिन ये भी अ, अ, ये क्योंकि एक बड़ा मसला है, धर्म को लेकर तो है ही। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तारिक रहमान की अब जो सरकार आएगी, क्या उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे हम पॉजिटिव फील कर सकें? देखिए, अभी तक तो उनके जो एडवाइजर्स रहे हैं वो बेसिकली वही है जो खालिदा जिया के एडवाइजर्स थे। लेकिन डेफिनेटली जो उन्होंने आते ही अपने रिमार्क्स किए, जो राष्ट्र के नाम पे संबोधन किया था उसमें कहा, यहां तक कि इलेक्शन से एक रात पहले भी उन्होंने एक संबोधन किया था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, जनरली सकारात्मक बातें की हैं, जिससे विश्वास यही होता है, या कम से कम उम्मीद होती है कि वो आगे चल के हमारे साथ रहेंगे और संबंध जो हैं बिगड़ने नहीं देंगे। वैसे तो बहुत ही कम गए, नीचे गए जहां पे हैं, इससे और नीचे जाना तो बहुत ही मुश्किल होगा, इसके नीचे तो सिर्फ युद्ध हो रह जाता है। लेकिन यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने 3-4 बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है शेख हसीना। शेख हसीना के लिए क्या तारिक रहमान का, उनका क्या रवैया रहेगा? क्या वो इंसिस्ट करेंगे कि शेख हसीना वापस आए? और अगर वो इंसिस्ट करते हैं तो हमें क्या रिस्पांस देना होगा, या हम क्या रिस्पांस देंगे? एक तो ये है। दूसरा है गंगा वाटर्स या तीस्ता वाटर्स ट्रीटी का, ये अब रीनेगोशिएशन होना है, और इसमें हमने पहले से कह रखा है कि देखिए, पहला जो भी हुआ था वो वन साइडेड था, एक तरफा था। हम इसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं ताकि एक साथ हमारे लिए भी उतना ही लाभदायक हो जितना आपके लिए है। तीसरा आता है जो हम बहुत, है ना, उदारता से हम तेल देते हैं, बिजली देते हैं, खाना देते हैं, उनको हमारे देश से पोर्ट्स देते हैं कि आप अपना एक्सपोर्ट कर सकें। हम कितनी उदारता इनकी तरफ अभी भी करें? हमारे तो बजट में साहब आसपास के कई देशों के लिए बजट रहता है, इनके लिए भी है हर साल। हाँ, लेकिन बिल्कुल इनके लिए इस है। बार कम हुआ। पिछले साल हाँ।
पिछले साल हमने 120 करोड़ आमंत्रित किया था, हाँ, इस बार जी, घटा दिया है। हाँ, ठीक है, ये तो साफ दर्शाता है कि हम ये जो कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट, हम उसमें अमल करते हैं और हमने बहुत किया है। अगर बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भी है, ये आप भूल जाइए, हिस्टोरिकली 1971 बांग्लादेशियों को भी याद नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इतना तो वो सब जानते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है अगर खड़ी की है तो हमने की है। हमने अपना कोटा उनको दिया था यूरोपियन यूनियन में। हमने अपनी तरफ से उनको जो कपास देते हैं बहुत सस्ता देते हैं। बिल्कुल। बिजली उनको हम देते हैं, यहां तक कि करीब करीब 800-900 मिलियन डॉलर्स के बराबर का बिजली का बिल उनका पेंडिंग है। और अडानी ने कह भी दिया कि साहब आप जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक हम आपको बिजली नहीं दे सकते। अभी तो ये फिर भी हालत है कि वहाँ बहुत सारे कारखानों में मतलब ताला लग चुका है, सिर्फ इसी वजह से कि न बिजली है, न यहाँ से मदद जा रही है। बिल्कुल, और ना ही उनके पास जो कपड़ा है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने वो उठा के इकट्ठा किया था ढाका के एयरपोर्ट में, वहां पे पता नहीं कहां से आग लग गई। तकरीबन $1 बिलियन के बराबर का की टेक्सटाइल जल गई। हालांकि खबर तो यही है कि वहां पे एक न्यूक्लियर डिवाइस, न्यूक्लियर का जो वो कर रहे थे रशिया के साथ, वो था निशाने पे, और ये इंसिडेंटल हो गया, डैमेज हो गया उनका, कोलैटरल डैमेज जिसको आप कहते हैं। खैर, तो ये 3-4 चीजें हैं जिसके ऊपर हमें विशेष करके ध्यान देके उनसे नेगोशिएशन करने पड़ेंगे। और ये आगे कैसे चलेंगे, इसमें गिव एंड टेक डेफिनेटली होगा। एक बहुत और बड़ा अहम मुद्दा है, वो है बांग्लादेशी रेफ्यूजी या बांग्लादेशी इलीगल्स जो भारत के अंदर हैं, इनके साथ क्या होगा, इनको हम वापस कैसे भेजें, इसके तो ऊपर भी मतलब डिस्कशन तो होंगे ही। तो मतलब भारत के हाथ में भी डोर है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ उनके पास है। बहुत सारी चीजें हमारे पास भी हैं, शर्तें मनवाई जा सकती हैं और बातचीत होगी तो बराबरी के स्तर पर होगी। और उसमें ये नहीं होगा कि वो वन अप रहे और हमें नुकसान हो। बिल्कुल, वन अप तो वो किसी भी हालत में नहीं है। देखिए, उन्होंने एक ट्रेड डील की, टॉप सीक्रेट ट्रेड डील थी, यूनुस ने साइन किए 2 या 3 दिन पहले, जब वो छोड़ना, उनको अपना दफ्तर छोड़ना था। उसमें देखिए क्या क्या एक्सेप्ट कर लिया है। कम जो यहाँ हिंदुस्तान में हल्ला मचा था, कमिटमेंट कमिटमेंट, हमने 500 मिलियन का बिलियन का कमिटमेंट दिया है, वो तो निकला झूठ। लेकिन बांग्लादेश के लिए कमिटमेंट है 15 बिलियन का एनर्जी इंपोर्ट। अमेरिकन एनर्जी जो है वो ज्यादा महंगी होती है, वहां से तेल महंगा आता है। और दूसरा, जो उसका कच्चा तेल आएगा अमेरिका से, वो वही कच्चा तेल है या उसी टाइप का है जो आपका कनाडा या वेनेजुएला से आता है। आपके पास तो रिफाइनरी ही नहीं है, तो अब उसको क्या करेंगे उसका? तो आपको फिनिश प्रोडक्ट चाहिए। फिनिश प्रोडक्ट आप अमेरिका से लेंगे तो अमेरिका से तो महंगा ही आएगा, क्योंकि अमेरिका को हम बेचते हैं। वही चीज अगर वो वापस देगा तो पैसे तो उसको और लगेंगे। किसी भी डिप्लोमेसी में साहब, किसी भी कमांडर साहब, किसी भी देश को बिना पड़ोसियों के कोई जिंदा नहीं रह सकता। बेशक पड़ोसी बिल्कुल कमजोर हो, लेकिन पड़ोसी रहते हैं, इसलिए कुछ लेन देन छोटा मोटा इधर उधर चलता रहता। अगर ये मित्रता रहती तो इनके लिए क्रूड ऑयल का हम क्यों नहीं उसको करके भेज सकते थे इनको? हम तो कर सकते थे। बिल्कुल फिर बहुत सारी चीजों में एनर्जी तो हमारी तरफ से जा रही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बिना किसी पड़ोसी के आप रह नहीं सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। अमेरिका उतनी दूर है, आप हमेशा उससे मदद नहीं मांग सकते। एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अ, इधर कुछ देखा गया कि जब से यूनुस थे बांग्लादेश में सत्ता में आए, तब से आईएसआई की गतिविधियां बहुत बढ़ गई थी बांग्लादेश में, ढाका में। और बिल्कुल वो बहुत, इट वाज, आई मीन, बांग्लादेश वाज गोइंग क्लोजर टू पाकिस्तान। अभी भी लोग कहते हैं, हालांकि अभी अब पीसीबी और बीसीबी की बात करिए, अगर T20 वर्ल्ड कप में जो तनातनी हुई थी तो उसमें भी एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं। तो क्या ये नई सरकार जो आएगी, इससे पाकिस्तान का प्रभुत्व जो बढ़ता हुआ लग रहा था अंदर ही अंदर आईएसआई वगैरह के थ्रू, वो कुछ कम होता हुआ होगा?
देखिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीएनपी भी प्रो पाकिस्तान रही है, उतनी नहीं जितनी जमात थी। वो तो वो तो साहब कमांडर साहब, जब ये रहमान साहब जो हैं, तारिक रहमान साहब, इनके मामा इस्कंदर जो थे, तब तक वो प्रो पाकिस्तानी थे बहुत, शायद, जो जितना मुझे बिल्कुल, पता है। और उसके बाद बिल्कुल, उनकी डेथ 100% के है। बाद, जी, जी, प्लीज कंटिन्यू। तो हाँ। ये तो साफ है कि वो प्रो पाकिस्तान तो रहेंगे ही रहेंगे। ये प्रो चाइना भी थे। ये मत बोलिए खालिदा जिया की टीम गई थी चीन, जब हालांकि खालिदा जिया खुद नहीं गई थी, उनकी टीम गई थी। और 20 से ज्यादा की डेलीगेशन गई थी चीन। लेकिन ये अमेरिका के साथ जो डील है, ये एक तरीके से चीन से अपना डिस्टेंस बनाने के लिए कोशिश कर रहा है अमेरिका, बांग्लादेश को डिस्टेंस करने के लिए। क्योंकि चीन का एक चीन के खिलाफ एक देश है जो बिल्कुल फोकस्ड है, वो है अमेरिका। जितना जो भी काम ट्रंप ने किया है पिछले 1 साल में, वो चीन के खिलाफ ही किया है। चाहे वो वेनेजुला हो, चाहे वो ईरान है, चाहे वो रशिया के ऊपर दबाव डाल रहा है, या इंडिया पे दबाव डाल रहा है, या बांग्लादेश पे कर रहा है, ये सारा का सारा फोकस तो चीन ही रहेगा। चीन है, चीन रहेगा। इसलिए चीन को सबसे ज्यादा है ना डर सता रहा होगा कि आगे क्या होगा। हमें उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए। ये मत भूलिए कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट था, खास करके जो चिटगांग हिल ट्रैक्स कहलाता है, चकमा एरिया है, वो सारा एरिया जो है चट्टोग्राम का, ये एक जमाने में प्रेडोमिनेंटली हिंदू हुआ करता था। जसोर, और खुलना, इन्होंने ये सब। उल्फा उल्फा को बड़ी मदद की है इन्होंने, जमात के साथ समय में बिल्कुल, काफी मदद की इन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और और हमें यही समझ। ये ये सब एक बड़ी पॉजिटिव सी बात है कि तारिक रहमान ने उस समय भी बड़ा विरोध किया था बीएनपी में रहते हुए, कि भाई हम बगल में क्यों हंगामा कर रहे हैं। तो उसकी वजह से काफी, यही एक पॉजिटिव बात लगती होगी शायद, कि इस सरकार में अगर ये रहे तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में कोई हंगामा नहीं होगा। ये डेफिनेटली सकारात्मक बात है, उसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए हमको ये जो पॉजिटिव्स हैं, चाहे भले ही छोटे छोटे लगे, लेकिन इन हाँ, पॉजिटिव्स के ऊपर हमें बिल्ड करना है, नेगेटिव्स के ऊपर ध्यान हटाना नहीं है, लेकिन फोकस पॉजिटिव्स पे करना है, ताकि हम वो जो नेगेटिव्स हैं उनको हम किसी तरह से कंट्रोल में ला सकें। और हमारे पास देखिए बहुत अच्छे अच्छे डंडे हैं। हमने कहा था जैसे एनर्जी है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो तेल हो, ये तो हमारे से पास जाता है। खाना हमारे पास से जाता है, उनका निर्यात, उनका आयात सब हमारे थ्रू होता है। बांग्लादेश का फिनिश प्रोडक्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बिकता था, वो अब बंद हो गया है। तो इकोनॉमिकली हो, डेमोग्राफिकली हो, चाहे वो या किसी ट्रेड के रिलेशंस में हो, बांग्लादेश को तो हम हमसे हमारे ऊपर डिपेंडेंट है ही। और ये भी मत भूलिएगा, अगर हम जैसे हमने प्लान्स बना रखे हैं और ब्रह्मपुत्र के ऊपर बांध बन रहे हैं, उनसे हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि अगर चीन ज्यादा पानी छोड़ेगा तो हम पानी स्टोर कर लेंगे, जब पानी हमारे पास ज्यादा होगा तो हम पानी छोड़ देंगे। एक तरह से बांग्लादेश को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी उससे। बिल्कुल। तो हमारा जो प्लान है वो तो हम बरकरार रखें, हम अपने पॉजिटिव्स के ऊपर के ध्यान रखते रहे और वहीं से हम बिल्ड करते रहे। तो कम से कम अगले कुछ सालों तक तो, जो अभी पिछले 1.5-2 सालों में नुकसान हुआ है इस देश का, वो कम से कम अगले कुछ साल तो लगेंगे, एक आध दशक तो लगेगा कम से कम उसको ठीक करने में, बांग्लादेश की बिल्कुल, सरकारों को। और बिल्कुल, उसमें मेरा ख्याल है भारत को बड़ी मदद करनी पड़ेगी। तो इस लिहाज से भारत वन अप रह सकता है हमेशा की तरह। और वो बहुत सारी चीजें जो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए देखी जाती है, जरूरी है, उसकी बात भी कर सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये हमारे पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये मत भूलिए आप, मैं पानी में रह के मगरमच्छ से तो बैर नहीं कर सकते ना। तो हम तो इस पानी के मगरमच्छ हैं। मतलब आप कुछ भी करिए। मोदी को बंगाल और बांग्लादेश दोनों साथ साथ संभालना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी चुनौती होगी उनके लिए। बांग्लादेश को संभाल लेंगे, बंगाल को भी तो संभालना है साथ में। ये इसका कोई तोड़ निकल सकता है क्या कमांडर साहब, के भाई आप अपने लोगों को इधर मत आने दें,
हम ये तो हमारी तरफ से तो होना चाहिए कि बांग्लादेश और बंगाल में जो बॉर्डर है बांग्लादेश का, अगर हम वहाँ फेंसिंग कर सकें, उसके लिए अब तो तैयारी हो रही है। पहले तो मुख्यमंत्री ही नाराज़ थी, बाद में कोर्ट ने डाँटा और कोर्ट ने कहा कि करो। तो एक तो हमारी तरफ से है ही, उस तरफ से भी क्या इस तरह की बातचीत हो सकती है कि भई अपने लोगों को रोको? देखिए, एक ज़माने में शुरुआत तो हुई थी, जब शेख हसीना थी और हमने जी, कुछ एन्क्लेव्स जो हमारे थे बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश के एन्क्लेव्स हमारे बॉर्डर के अंदर थे, हमने ये एक्सचेंज करके ताकि ये एक यूनिफ़ॉर्म बॉर्डर बन सके, ये हमने कोशिश की थी। ये हमने एक्सचेंज भी किए थे एन्क्लेव्स। यहाँ तक कि इसमें बांग्लादेश का ही ज़्यादा फ़ायदा था, हमने ज़्यादा ज़मीन दी उनको, बनिस्बत उनसे हमने वापस ली। और ये शेख हसीना के साथ बात शुरू हुई थी कि आप बांग्लादेश के जो रेंजर्स हैं, उनको आप इंश्योर करें कि वो आगे ना आने दें जो भी उनके आते हैं। ये शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद शेख हसीना को निकाल दिया गया और उसके बाद वापस वही उसी जगह पे आ गया और वही चीज़ वापस होनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि ज़्यादा हुई है। पिछले कुछ महीने में खास करके एसआईआर के बाद काफ़ी हद तक यहाँ से लोग उन्होंने पलायन किया है, बांग्लादेशियों ने अपने वतन में वापस गए हैं। यहाँ एक स्मार्ट काम ज़रूर किया है हिंदुस्तान ने कि वो जब जाने लगे तो उनके फिंगरप्रिंट्स, उनके बायोमेट्रिक्स लिए हैं। सबके नहीं ले पाए होंगे, कुछ तो लिए हैं, ताकि वो लोग वापस ना आएँ। उनको आप वापस आधार और वगैरह-वगैरह ना दें। लेकिन इस सब के बावजूद हमें भी बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। बांग्लादेश से कितनी क्या ये सब मिलेगा, ये तो क्वेश्चन है। लेकिन उसका फिर देखते हैं क्या होता है आगे चल के। इसका ग्राउंड लेवल पे बड़ा असर पड़ा। मैं आपको बताता हूँ एक बात, मेरे यहाँ एक होममेड थी और जब ये 5-6 महीने पहले ये सब काम शुरू हुआ, यहाँ पे पकड़-धकड़ शुरू हुई और वहाँ से लोग जाने लगे, तो वो भी यहाँ से परिवार समेत चली गई। और हम कई बार मुझे शक होता था, मैं पूछता था उससे कि तुम बांग्लादेश की हो, कहाँ पे हो? मुर्शिदाबाद की है, तो वहाँ पे कैसे आई ये? तो ये इसका ग्राउंड लेवल पे भी असर पड़ता है, मतलब जिन-जिन शहरों में रहे बांग्लादेशी, वो वापस भी जाने लगे। ये तो करेक्ट। है, इसका तो एक असर पड़ता है। मैं एक आपने थोड़ी देर पहले एक रीजनल बैलेंस की बात की थी। इस रीजन में चाइना का असर कम करने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है। आप जानते ही हैं पाकिस्तान को चाइना मदद करता है और बांग्लादेश के लिए कोशिश कर रहा है, श्रीलंका की भी कोशिश कर ही रहा था, मालदीव में बहुत कोशिश कर रहा था। भारत को छोड़ के उसके आस-पास जितने भी देश हैं, चाइना सोचता है, कोशिश करता है कि असर उसका रहे। तो क्या आगे आने वाला 1 दशक मान लीजिए, मैं सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं करता, बाकी सब कंट्रीज़ जो भारत के इर्द-गिर्द हैं, तो उनसे किस तरह के रिलेशंस रहेंगे चाइना और अमेरिका के? देखिए, पहले एक हम कहते थे ग्रेट गेम खेला जाता था जब 2 विश्व वो है ना, जो पार्टीज़ होती थी वो लड़ती थी, वो अफ़गानिस्तान के ऊपर होता था कि आप एक तरफ था यूके और वेस्टर्न वर्ल्ड और दूसरा था रशिया और कोशिश थी कि रशिया वार्म वाटर्स में ना आए। अब वेस्टर्न वर्ल्ड वहीं का वहीं है, यूके की जगह अब बन गया है यूएस, रशिया की जगह आ गया है चाइना और चीन भी यही कोशिश करता है कि वो इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में आ जाए। इसीलिए बीआरआई, इसीलिए सीपेक, इसीलिए पाकिस्तान, यही चीज वो बांग्लादेश के साथ कर रहा है। यही चीज उसने बर्मा के साथ या म्यांमार के साथ की है। यहाँ तक कि वहां पे भी म्यांमार में भी एक पोर्ट है जिसके साथ उसका है ना एक रोड वगैरह सब बना रखी है उसने। हालांकि वो रोड का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि नदर्न पार्ट ऑफ द रोड में जो है, जो रेबल्स हैं, उन्होंने वो हिस्सा टेक ओवर किया है और वो उनका जो रिलेशनशिप है रशिया चाइना के साथ उतना अच्छा नहीं है, इसलिए वो रोड कब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। हालांकि कोशिश तो यही है। अब देखिए चीन क्या करेगा। चीन ने तो एक कोशिश की थी कि वो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम का वो हम जो हम कहते हैं कि वहां ऊपर से लेके पूरा का पूरा भारत को एनसर्कल कर ले। इसमें बांग्ला म्यांमार आता था, बांग्लादेश आता था, ये श्रीलंका आया, फिर मालदीव्स और ऊपर आप चले गए पाकिस्तान, वहां से आगे चल के जिबूती चले गए। ठीक है, हमने इसका जो रिस्पॉन्स किया था इसको हमने कहा था नेकलेस ऑफ डायमंड्स।
हमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में जो हिस्सा था उसके और बाहर जाके उस एरिया को हमने वो कवर कर लिया, ताकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में जो भी होगा हम तुम्हारे ऊपर बैठे हैं। तो ये खेल तो चलता रहेगा। चीन कोशिश हमेशा करता रहेगा। सवाल ये बनता है, क्या चीन की क्षमता इतनी है कि उतना एग्रेसिवली कर ले जितना वो पिछले 5 साल में कर रहा था? क्योंकि खबरें जैसी चीन से बाहर निकल रही हैं कि शी जिनपिंग ने जब यांगुजिया को निकाल दिया, उसके बाद से उसकी और मिलिट्री के बीच में तनातनी है। शी जिनपिंग बीजिंग के बाहर अभी नहीं गए हैं, किसी और से ज्यादा मिले भी नहीं है। वहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट या पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है, साथ साथ इकोनॉमिक डाउनटर्न है, उसके साथ साथ उसके जो ट्रेड में अभी देखिए, कोई भी स्टैटिस्टिक है आप किसी भी तरह से बता सकते हैं। उसने बताया है कि हमारा जो ट्रेड सरप्लस है सबसे ज्यादा हो गया है, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन। हाँ, हो गया है। आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं लेकिन आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सवाल है क्यों नहीं कर रहे हैं सर आप? क्योंकि आपके अंदर खपत नहीं है, कंजम्पशन नहीं है। अगर कंजम्पशन नहीं है, कब तक आपका एक्सपोर्ट चलता रहेगा? और काफी हद तक क्योंकि सैंक्शन सब जगह से लग रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो अमेरिका हो, इन सब की वजह से उन्होंने नियर शोरिंग या ऑफ शोरिंग करना शुरू कर दिया कि चीनी सामान वियतनाम में बन रहा है, चीनी सामान कंबोडिया में बन रहा है, चीनी सामान मेक्सिको में बन रहा है, ब्राजील में बन रहा है। और इस सब के बावजूद वहां पे भी सैंक्शंस लगने शुरू हो गए। इंडिया के साथ जो ट्रेड डील है, इसमें उसने अमेरिका में एक जो साफ लिखा है, कंट्री ऑफ ओरिजिन के ऊपर हम बात जरूर रखेंगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है कि भाई जो आप हिंदुस्तानी मेड इन इंडिया के आइटम में भेज रहे हैं वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए, वो चाइना मेड इन इंडिया नहीं होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता चीन के पास इतना ज्यादा विकल्प होंगे या इतने ज्यादा पैसे होंगे या इतनी ज्यादा काबिलियत होगी जितना पिछले कुछ सालों में थी। इस मामले में मैं सोचता हूं कि शी जिनपिंग हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त है, वो चाइना को खुद ही तोड़ रहा है, हम काहे बेकार में उसमें तोड़ने में लगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा था दोनों देशों के रिश्तों के बारे में। जिस तरह से भारत और रशिया की दोस्ती है, सालों से, दशकों से है, और दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति बड़ा सम्मान है। ये बांग्लादेश में पहले था, 70s के दशक में, 70 के दशक में तो था। उसके बाद धीरे-धीरे ये बदलता गया। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये ऐसा क्यों हुआ? किस वजह से हुआ? हमारी डिप्लोमैटिक कोई कमी थी या अंध धार्मिकता की वजह से ऐसा हुआ? और ऐसा हुआ अति अंध धार्मिकता तो वो किस वजह से हुई? तो दोनों देशों के बीच में आड़े तो आ रही है ये चीज़। तो वो बदलाव कैसे हुआ कमांडर साहब? राकेश जी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, दिलचस्प सवाल है। देखिए, कुछ हद तक तो हमारी भी गलती है कि हमने जो वहां पे इस्लामाइजेशन या फंडामेंटलिज्म जो बढ़ रहा था उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। हालांकि शेख हसीना के दौरान हमने काफी करना शुरू कर दिया था काम, और काफी हद तक शेख हसीना ने जमायत के जो थे लोग उनको इकट्ठा कर करके उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू किया था। उसके बावजूद ये मत भूलिएगा, कई सालों से दुर्गा पूजा के टाइम पे पंडाल्स में आग लगती थी, पूजा में विघ्न डाला जाता था, वो सब तो चल ही रहा था। तो एक तरह से बांग्लादेश में कट्टरवाद जो है वो बढ़ता ही रहा है, खास करके इरशाद के आने के बाद। क्योंकि ये देखिए, जब तक शेख मुजीबुर रहमान थे वो तो अपने आप को सेक्युलर कहते थे, लेकिन बांग्लादेश में सेक्युलरिज्म के साथ साथ आ गया इस्लामाइजेशन। अब इस्लामाइजेशन जैसे जैसे होने लगा और आपने इस्लामिक चूर्ण शुरू कर दिया और जमायत आपकी वापस आ जाती है, हालांकि वही जमायत है जो रजाकार के नाम पे बांग्लादेशियों के ऊपर ज्यादा यातनाएं की बनिस्बत किसी और के ऊपर, और वो वापस आ जाती है और वो लोग कहते हैं कि हाँ हम इनको अपना ये बनाएंगे, यहां से प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। यहां तक कि जमायत का जो लीडर है उसको तो सपने ला रहे होंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा या कम से कम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। वो सपने टूट गए, वो अलग बात है।
तो ये इसके ऊपर हमारा एक तरह से, आप अगर है ना क्रिकेट के एग्जाम्पल दें तो आप कैच पकड़ने जा रहे हैं और आपने गेंद से अपनी आंख निकाल दी है। तो ये हुआ है हमारे साथ इस बार। अब आगे चल के ये हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या ये बिंदु भी रहेगा बातचीत के दौरान, जब भी बातचीत होगी, कि भाई आप इस्लामाइजेशन थोड़ा सा कम करिए आप अपनी तरफ से सरकार के लेवल से? इसके ऊपर तो बात हो ही रही है, यहां तक कि अमेरिका भी कह रहा है कि यू हैव टू बी बाय एंड लार्ज सेक्युलर, यू कैन नॉट बी एंटी माइनॉरिटी, क्योंकि अमेरिका को चिंता है क्रिश्चियंस की। हम्म, तो ये तो चलेगा और ये रहेगा भी। और ये भी मत भूलिए कि पूरा विश्व जो है फंडामेंटलिज्म के खिलाफ अब बहुत ज्यादा होने लगा है। उनको साफ हम्म, दिखाई देता है डेंजर्स ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। हम्म, इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ना ही हमें, ना ही ना इंडिया को कोई प्रॉब्लम है इस्लाम से। हम तो इस्लाम को मानते हैं कि बहुत अच्छा रिलीजन है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन जो कुछ लोग निकालते हैं, जो फंडामेंटल इंटरप्रिटेशन है, उससे हमें समस्या है। बड़ी समस्या ये भी है कमांडर साहब कि उसी इस्लाम का इंटरप्रिटेशन कुछ लोग गलत निकालते हैं और वो लोग बहुतायत में हैं। तो मेरी तो कई बार मैं सवाल करता हूँ कि जो सही इंटरप्रिटेशन करते हैं वो क्यों नहीं जोर से आवाज करके, जोर से चिल्लाकर, शोर करके क्यों नहीं बताते? ये कोई बोलता ही नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आता। जो सही इंटरप्रिटेशन है वो तो बताओ। और नतीजा ये है कि सारी इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत जाती है और लोग सोचते हैं यही इस्लाम है। बड़ी अजीब सी बात है। खैर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर साहब। आपने आज भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंधों के बीच जो मुश्किलें आई थी कुछ साल पहले से लेकर अभी तक चल रही थी, आपने उन्हें रेखांकित किया और उनके बीच बताया कि क्या बेहतर हो सकता है, कैसे बेहतर हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि दोनों देश, दोनों मुल्क एक बार फिर से पहले की तरह दोस्त बनेंगे, क्योंकि दोस्त बनेंगे तो बहुत सारी मुश्किलें उन्हें एक साथ हल करनी है इस पूरे रीजन की, और बांग्लादेश उसमें भारत का बहुत अच्छा साथी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने दोनों देशों के संबंधों पर रोशनी डाली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।